हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो अभी हमने आपको डायनामिक्स के 2 लेक्चर दे दिए थे जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक मतलब लेक्चर नंबर डायनामिक्स का होगा वो 30वां लेक्चर होगा, ठीक है, मतलब गति विज्ञान। तो अब इसमें हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना, लेक्चर टोटल इसका 3रा है, ठीक है। 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और ये यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं दोनों लेक्चर, ठीक है। तो आज हमारा जो चलेगा मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। तो मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसमें करना क्या है, जो आपके लिए मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, ये जीआईसी मेंस में भी है, तो वहां पे मैं आपको टोटली इंग्लिश करा दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अपने को प्री पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को अधिकतर लोग हिंदी में भी मीनिंग निकालते हैं, बट मैं आपको दोनों भाषाएं बता दूंगा। हिंदी में लिखा है बट मैं आपको इंग्लिश साथ साथ में बोलता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, और जिस किसी को भी अगर मेरा बैच चाहिए है तो हमारा जो बैच चल रहा है एलटी मेंस के लिए एंड जीआईसी के प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, प्लस टीजीटी माध्यमिक और पीजीटी भी माध्यमिक, ये चारों बैच लगातार चल रहे हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कांटेक्ट करने के लिए कैसे ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। पता चल जाएगा आपको सारी चीजें। बाकी इस जो वीडियो है उसके नीचे एक टेलीग्राम का लिंक आएगा, ठीक है, उसको आप फ्री में जुड़ सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे द्वारा जो दी जाती हैं फ्री बीच बीच में, तो उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हो। बहुत सारे टेस्ट मैं दे देता हूँ, बहुत सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स दे देता हूँ आपको। तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ये टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे इसको क्या है, उस चीज को अच्छे से समझ लेना है। देखो जो सिंपल एक्सीलरेशन होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अभी पुरानी इक्वेशंस पढ़ रखे हैं उन्हीं इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें प्री के हिसाब से पढ़ना है तो प्री की बहुत सारी चीजें हम प्री के हिसाब से ही करवाएंगे, ठीक है। मेंस के हिसाब से अभी दोबारा चलेगा, ठीक है। तो अभी अपने को सारे क्वेश्चंस यूथ का अगर एक एक क्वेश्चन आप पे लग रहा है तो समझो डायरेक्शन सही है। और मैं क्वेश्चंस पहली 2 वीडियो में तो मैंने क्वेश्चन साथ में करा दिए थे, बट यहाँ पे जितना साथ में रहेगा उतना तो रहेगा साथ में, बाकी यूथ को हम एक साथ पूरा करवाएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स के, डायनामिक्स के और हर लेवल का, टीजीटी पीजीटी जीआईसी, ठीक है। सारे लेवल के क्वेश्चंस हम पूरा स्टैटिक डायनामिक 0 से लेकर एंड तक फिनिश करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे एक साथ, ठीक है। तो जो आपने फार्मूले पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, गति का जो समीकरण पढ़े थे वो 3 पढ़े थे, तो वो क्या क्या थे उनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला v बराबर u प्लस ए टी, ये था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पहले लेक्चर में आपने देख ही लिया होगा, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, a फॉर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है, और t टाइम के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो था हमारा वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। ये 3 मेन इक्वेशंस थी। अब इनमें कन्वर्ट क्या करते हैं वो समझ लो। तो जहां पे हमारा a चलेगा, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, तो जहां पे हमारा a होगा तो a एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जो हमारा लीनियर वाला एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जो भूमि पे चलते हैं, ऊपर हवा में जाना है, ऊपर जाना है या हवा में नीचे आना है, ठीक है। जब हम ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग हम मोशन करते हैं, ठीक है, तो वहां ए कन्वर्ट हो जाता है जी में। किसी किसी बुक में ए ना दे के एफ भी दे रखा हो सकता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। एफ से भी एक्सीलरेशन को डिनोट किया गया है बहुत सारी बुकों में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अपने नोट्स में एफ ही लिख रखा है,
ठीक है। तो F को कन्वर्ट कर दो G में या A को कन्वर्ट कर दो G में। उसके बाद S डिस्टेंस होती है, जब भूमि पे चलते तो डिस्टेंस चलेंगे, बट अब वो जब हवा में ऊपर जाओगे या नीचे आओगे तो वहाँ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो S कन्वर्ट हो जाएगा आपका H में, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या कन्वर्ट होने वाली, इनको इनकी जगह ये बदल देंगे। अब यहाँ दो चीजें, लीनियर में जब हम भूमि पे चलते हैं तो हमारा ऊपर या नीचे जाने पे भूमि पे चलने पे हमारे एक्सीलरेशन में फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस में ही रहता है। बट हाँ, केवल एक कंडीशन में रिटार्डेशन होता है, जब हमारा ब्रेक लगाने से रुक जाती है कोई चीज, अचानक कोई आगे आ रहा है हमें स्लो करनी पड़े, तो वह रिटार्डेशन, जिसे अपमंदन बोलते हैं, ठीक है, या मंदन बोल सकते हो, मंदन जिसे रिटार्डेशन बोलते हैं, तो वहां पे हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव होता है सिर्फ, ठीक है, बाकी पॉजिटिव चलता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, समझते रहिएगा, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ किसी भी बॉडी को खींचती है। तो जैसे ही इससे दूर जाओगे तो फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है, क्या होगा, कम होने लगेगा। तो ऊपर जाते समय जी को हमें नेगेटिव लेना है, और जैसे ही बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो जितना हम पृथ्वी के पास आएंगे उतना अट्रैक्शन फोर्स जो होगा अर्थ का वो बढ़ जाता है, इसलिए जी क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। जी कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो समझ में आ गया। तो ऊपर जब डायरेक्शन में नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपवर्ड अगर डायरेक्शन में अगर कोई चीज होगी तो पॉजिटिव जी को नेगेटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसको कैसे लेंगे, नेगेटिव, सॉरी, डाउनवर्ड में पॉजिटिव, अपवर्ड में नेगेटिव, दो चीजें ध्यान रखिएगा, अर्थात ऊपर जाएगी तो नेगेटिव और नीचे आएगी तो पॉजिटिव। अब दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके लिए बना लेते हैं सिंपली। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन, तो v बराबर u प्लस जी टी, पहले हम बना लेते हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बन गया। सेकंड, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह g हो जाएगा और s की जगह h हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, b बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये तो हो गई तीन इक्वेशन ऊपर जाने के लिए। अब अगर नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए g कैसी होती है, सॉरी ये तो ऊपर ऊपर जाने के लिए गति थी, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए जी को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और नीचे आने के लिए जी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, तो ये ऊपर जा रहा था, इन सब में क्या करना था, नेगेटिव करना था। तो यहाँ यहाँ नेगेटिव कर लो, ये जी है, यहाँ भी जी है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नीचे आ रहे तो जी कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर जाने के लिए जी नेगेटिव और नीचे आने के लिए जी पॉजिटिव। तो पहली इक्वेशन बी स्क्वायर, सॉरी बी बराबर यू प्लस कितना हो जाएगा, जी टी। सेकेंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, तीन इक्वेशंस क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करना है। तो ये इक्वेशंस क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज इसमें और बता देता हूँ, आपने एक पर्टिकुलर फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर सेकंड में अगर हमें डिस्टेंस पता करनी थी, ठीक है, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर सेकंड, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर सेकंड, जैसे टी/वे सेकंड में चली गई दूरी, जैसे हिंदी में बोलते हैं टी/वे सेकंड में चली गई दूरी, तो उसका फार्मूला होता है, ठीक है, अर्थात डिस्टेंस कवर्ड इन टीएच सेकेंड। तो टी/वे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसका फार्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। अगर वहां होता तो g की जगह सिर्फ a आ जाता। क्लियर रहेगा, इतना समझ में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे लिखा होता है, आप लिखने पे मत कंफ्यूज होइए, ऐसे भी लिखा होता है बहुत सारी बुकों में, ठीक है, बटे में 2 और g बाहर लिखा होता है। तो एक ही चीज है, मैथमेटिक्स भाषा में इतना तो समझते ही हैं। तो पर्टिकुलर आपने पहले तो फार्मूले पढ़ लिए कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, अब इसके आधार पे हम बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराते हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज आपको बता दूं, जैसे मान लो ऊपर आप छत पे हैं या किसी बिल्डिंग पे हैं, मीनार पे हैं, पहाड़ पे हैं, तो ऊपर से जब कोई चीज आप छोड़ते हैं नीचे की तरफ,
ऊपर से जब कोई चीज नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो आपको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं होती है, वो चीज आप क्या होगी, आप छोड़ेंगे सीधे नीचे चली जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जो प्रारंभिक वेग होगा, वो u इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। अब जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे आप कोई बॉडी को, तो आप कुछ ना कुछ तो इसको वेलोसिटी देंगे ना, तभी तो ये ऊपर जाएगा। अगर आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी तो वहीं से नीचे गिर जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, फाइनल कहीं ना कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वहीं से बॉडी नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। इसका मतलब जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। क्या 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अर्थात v0 होगा, मतलब अंतिम वेग। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो अंतिम वेग 0, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे दोनों चीजें। अच्छा, आप जी के मान की बात कर ले तो जी का मान जो होता है वो 9.81 या सिंपली 8 भी लिखते हैं इसको, या 81 भी, जहां जैसा लिखा हो, या कभी कभी क्वेश्चन में 10 भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, वैसे तो क्या है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 980 या 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर है तो ये सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, और ये वाला आपका एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, इतना ध्यान रहेगा। और जी क्या है, एक्सीलेशन है, तो एक्सीलेशन की आपको यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये जी का मान हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन से सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। क्या लिखा है, एक पत्थर का टुकड़ा किसी मीनार की चोटी से नीचे भूमि तल पर गिरने में 2 सेकंड लेता है। इसका मतलब जो टुकड़ा है वो कहाँ से, पत्थर का टुकड़ा कहाँ से फेंका गया है, मीनार की चोटी से। तो मीनार की चोटी से भाई अब देखो ऊपर की कहानी है, तो जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिराई जाती है तो हमें क्या करना है भाई, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड लेता है, 2 हो गया। उसके बाद कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, एच ज्ञात करना है, और जी का मान इन्होंने खुद दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो वो चीज अब आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, यू टी जी एच और जी, जिसमें ये चारों चीजें आपको मिल जाए वही वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा कैसे पता करेंगे उस चीज को समझाने के लिए, यहाँ देखो आपके पास फार्मूले दिखा रहा हूँ मैं आपको चारों। ठीक है, तब आप समझ पाएंगे। अभी देखो आपके पास इसकी तो जरूरत नहीं है, टी वे सेकंड में 3 की जरूरत है, तो 3 में देखो आपका किस में डाटा फिट हो रहा है, यू टी, और आपसे पूछा क्या है, एच पूछा गया है। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट यू टी एच और जी वाला कोई फार्मूला है, ये है एच यू टी और जी, सेकंड फार्मूला लग जाएगा। समझ गए, सेकंड फार्मूला क्या होगा, लग जाएगा। या इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां से भी निकाल सकते हैं। पहले हम v निकाल लें, और v निकालने के बाद में हम थर्ड फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। जब एक फार्मूले से काम हो रहा है तो हम अगला फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, h इक्वल टू, थोड़ा मोटा यूज करें, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रहे, ऊपर से नीचे आ रही बॉडी, इसलिए कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी का मान। तो h तो हमें निकालना ही है, u ऊपर से बॉडी आ रही तो इसका u का मान कितना है, 0, और 0 है तो t का मान लगाने की जरूरत ही नहीं है, हाफ g 9.8 हो जाएगा, और t का मान है हमारा 2 सेकंड। क्लियर है, t का मान कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और 2 यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4, 2 से 2 काट देंगे और 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 19.6 मीटर। समझ में आ गया, तो इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसका प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक मतलब फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, कण मतलब कोई पार्टिकल की 10वें सेकंड में दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कैसे लिखा होगा, ए फ्री
फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में किसी फ्री फॉलिंग बॉडी की आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, जिसमें आपको कुछ बता रखा होगा। तो टाइम दे रखा है कौन से सेकंड में, 10वें सेकंड में, 10th की वैल्यू बात करी है। तो अब दूरी का मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका मतलब कितना हाइट कवर किया होगा वही तो चाहिए ना। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, u प्लस हाफ जी और 2t-1, यही फार्मूला पढ़ा था। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू लगा देंगे। जब बॉडी ऊपर से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, हाफ, जी का मान आपको इन्होंने दिया नहीं है तो जी के रूप में ही रहने दो। और 10वें सेकंड में तो 2 गुणा 10 20 और 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 19/2 जी। ठीक है, ये 10th सेकंड में दूरी कवर की होगी। अब जी का मान पता है तो लगा भी दो चाहे तो, 19.2 इंटू 9.8, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4. ठीक है 9, 4.9 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, इतने मीटर यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, बाकी आप चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा, एक पिंड मीनार की चोटी से स्वच्छंद गिरता है। स्वच्छंद का मतलब वही फ्रीली गिरता है, मतलब एक पार्टिकल जो है जो किसी मीनार के टॉप से क्या करा जाता है, मीनार की टॉप मतलब चोटी से फ्रीली गिराया जाता है और गिरने के समय जो गिर रहा है लास्ट में के अंतिम सेकंड में पूरी ऊंचाई का 9/25वां भाग चलता है। मतलब पूरी जो ऊंचाई उसने कवर करी है एच, तो अंतिम सेकंड में है क्या करता है, एच का 9/25 भाग कवर करता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो कि मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो सिंपल अपना फार्मूला लगा लेंगे, वही u इक्वल टू क्या पढ़े थे, हाफ जी 2t-1, ये होता है किसी पर्टिकुलर सेकंड में। ठीक है, पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी। अब टीवे सेकंड में, ठीक है, मान लेते हैं वो लास्ट वाला सेकंड जो है वो टीवा सेकंड है, तो टीवे सेकंड में और फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, स्वच्छंद गिर रही है, फ्री गिर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब क्या आ गया जी, बाकी तो ऐसे ही लिख दिया। तो अब ये पर्टिकुलर फार्मूला हो गया अपने पास, कितना, यहां से देखेंगे, और एक सिंपल फार्मूला होता है h इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से गिर रही तो ये भी 0, तो h का मान यहाँ से आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये पर्टिकुलर सेकंड में चलेगी दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, और ये h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे सॉरी टी और आ जाएगा, ठीक है, टी और आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब u 0 है इसलिए t के मान से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखेंगे तो ये दो अपने पास फार्मूले हो गए। अब करना क्या है, किसी पर्टिकुलर सेकंड में तो ज्ञात करनी थी, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो h का मान है वो पूरी ऊंचाई का, मतलब ये तो टोटल ऊंचाई हो गई, अब इस टोटल ऊंचाई का कितना, 9/25वां भाग, तो h का 9/25वां भाग ये टीवे सेकंड में चला गया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लगा देंगे। समझ गए, तो कौन सा भाग, तो टीवे सेकंड में क्या करा है, पूरी h का 9/25वां भाग ये पर्टिकुलर सेकंड में। अब इस h का मान अभी अपने लोग निकाल चुके थे, कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ h की जगह लगा दिया। फिर समझिएगा क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो अब मैं एक बार दोबारा करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक डायनामिक्स पढ़ रहे जब तक अपने को बेस क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें 10वें सेकंड में चलेगी दूरी, सॉरी किसी पर अंतिम सेकंड में जो दूरी कवर करता है वो पूरी दूरी का 9/25वां भाग कवर करता है, तो टोटल दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, u बराबर फॉर्मूला सॉरी h पर्टिकुलर टीवे सेकंड में, तो क्या होता है u प्लस हाफ जी 2t-1 फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यहाँ पे फ्रीली गिर रहा है तो u 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 प्लस हाफ जी 2t-1, इसको ऐसे लिख देंगे, हाफ जी 2t-1, ये किसी पर्टिकुलर सेकंड में चलेगी दूरी है। अच्छा ठीक है, यहीं से h बराबर जो फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का मेरे भाई, तो h फ्रीली गिर रहा है 0, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो हमारे पास कहानी है कि जो h बे टीवे सेकंड में जो दूरी चल रहा है वो पूरे h का कितना, 9/25वां भाग चल रहा है, यहाँ पे समझिएगा। तो ये एच टी का मान यहाँ से आ रहा है हाफ जी 2t-1, और ये जी सॉरी 9 है,
बटे 25 और h का मान जो ये निकाले थे ये आया था हाफ जी टी स्क्वायर टोटल। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हाफ से हाफ, जी से जी कटेगा, ये कट चुका है। अब जो बचा है उसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये बचा है 2t-1 और इधर बचा है केवल t 9/25, 9/25 टी स्क्वायर, ये बचा है। अब यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हो जाएगा 50t माइनस 25 बराबर 9t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस का 50t और प्लस का 25 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसी में सॉल्यूशन दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब इतने गुणनखंड थोड़ी ना सीखोगे, वो तो आपको आती ही है। तो इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना था। तो यहाँ से टी के 2 मान आ गए। ठीक है, ये 5/9 सेकेंड डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्हें बोला अंतिम सेकेंड है ना। तो ये तो कैसा आ रहा है, एक टी का मान यहाँ 5/9 का मतलब एक ही नहीं आ रहा है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसी टी का मान, ये कोई पर्टिकुलर सेकंड है तो सेकंड पॉइंटों में नहीं आएगा, तो 5। तो अब टोटल कितना आ गया, टी का मान 5 और 5 आ गया, यहाँ लगा दिया क्योंकि यही एच आया था, हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू आ गई 122.5 मीटर, अर्थात टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 122.5 मीटर। अब अगर ये लिखा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता फेंका गया पिंड, मतलब ए पिंड, ठीक है, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड अगर डायरेक्शन में किसी भी पिंड को, किसी भी बॉडी को अगर हम थ्रो करते हैं तो जी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस जी लेना पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो वही लिखा है, जहां जहां जी प्लस में था वहां वहां जी माइनस में हो गया, और ये सारे फार्मूले अभी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, उसमें यहाँ तो लिखे हुए हैं, वहां पे तो हम डायरेक्टली समझा दिए थे। ये लिखा था नीचे की ओर गति के लिए, जब नीचे की ओर गति कर रहे थे तो सारे ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर तो जी पॉजिटिव, अब ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर तो जी नेगेटिव। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट करा देंगे यूथ का। जब मैं एक भी अगर सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाए तो बता देना, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे ना लगे पढ़ने के बाद। जितने 250 क्वेश्चन है, लगभग 280 या 250 क्वेश्चन जितने भी हैं, एक एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। बट पूरा एक बार स्टैटिक्स और डायनामिक्स का पढ़ लीजिए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप पे छूटेगा नहीं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट पहले नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। अब क्या है कहानी, महत्तम ऊंचाई तथा समय फॉर मैक्सिमम हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है और मैक्सिमम टाइम भी निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कब होगी, जैसे मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये बॉडी है, यहाँ से आप इसको किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आपने फेंका। जब किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जाते जाते कहीं पे जाके इसका वेग मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस बॉडी का। वहीं से ये बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से फेंका गया है और यहाँ से वापस आना स्टार्ट हो गई, तो यही तो मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी है। वो कुछ भी मान लो, एच, कैपिटल एच या स्मॉल एच, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई है, इसने क्या करी, मैक्सिमम हाइट कवर कर ली। कब कवर कर ली, जब इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली थी, 0। अर्थात जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तब कोई बॉडी जाके मैक्सिमम हाइट कवर कर पाती है। समझ में आया? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे तो इनिशियल नहीं फाइनल 0 होगी, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब। तो मैक्सिमम हाइट कब मिलती है, जब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट कामा लगा लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, फॉर मैक्सिमम हाइट काम फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 0। ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, ऐसे समझिएगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ठीक है, क्या होगी उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फार्मूला होता है अपना जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब जी यहाँ निगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि आप बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो v क्या हो गया मेरे भाई, 0, u स्क्वायर 2gh। अब ये इसको इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 2gh। अब चाहे तो u निकाल सकते तो अंडर रूट 2gh लिख सकते हो, या h निकालेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ये आपकी h मैक्सिमम हो जाएगा।
समझ में आ गया। एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, बट आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी इसको मैं फिनिश कर दूंगा, इसी सप्ताह में पूरा स्टैटिक डायनामिक्स खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पढ़ाना स्टार्ट किया है अब। अच्छा, मैक्सिमम टाइम भी तभी होगा भाई जब बॉडी नीचे से ऊपर जब आ रही, जितना इधर से जाने में टाइम लेगी उतना ही वापस आने में टाइम लेगी। तो आपसे क्वेश्चन की थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, खाली जाने तक का टाइम पूछ रहा है या जमीन पर वापस आने तक का टाइम पूछ रहा है तो डबल कर देना उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी। अब हमारा v क्या होगा, 0, u माइनस का जी टी। तो यहाँ से t बराबर अगर निकाल लें तो u बराबर क्या हो जाएगा, जी टी, और t बराबर आ जाएगा u अपॉन जी, ठीक है। अगर टोटल टाइम निकालना है जाने और आने का तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी, डबल कर देंगे उसका। समझ में आ गया। सिंगल टाइम निकालना केवल जाने का तो u अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है ये u अपॉन जी। तो इतना समझ आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पिंड जिस वेग से ऊपर को फेंका जाता है और उसी बिंदु पर लौटने पर पिंड का वेग प्रक्षेप वेग के तुल्य और दिशा में विपरीत होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस हर चीज को यहाँ समझाना जरूरी है, नहीं तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मान लो अगर हमने ये u वेलोसिटी से यहाँ पे फेंका, ठीक है, अब ये पूरा बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी u1 है, ऊपर जाते समय वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पे u2 है, इस पे u3 है। तो जब वापस आ रहा होगा ना तो वेलोसिटी यही होगी, बस डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। समझ में आया। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का। तो अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं और ऊपर से फेंकने की तरफ जो वापस रिटर्न होता है तो सेम पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है रिटर्निंग में, बट क्या होता है, अपोजिट होती है इन डायरेक्शन में, ठीक है। इस चीज को आप पता भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। कैसे, यहाँ पे प्रूफ भी कराया है, इस चीज को समझो। हर चीज आपको डिटेल में समझाते हुए चलेंगे। मान लेते हैं प्रक्षेप वेग मतलब जो है हमारा प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो u वेग से मान लो हमने किसी चीज को फेंका और उसने जो मैक्सिमम हाइट अभी निकाली आपने u स्क्वायर अपॉन 2g, मान लो ये इस मैक्सिमम हाइट तक गया। अब h ऊंचाई से गिरने पर, अब h ऊंचाई से जब वो गिरेगा, ठीक है, तो उसका प्राप्त वेग कितना होगा, तो वो चीज अपने को पता करना है। h ऊंचाई से ब्रह्मावस्था, h ऊंचाई से ब्रह्मावस्था पर से गिरने पर, तो अगर मान लो आपकी जो फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट से वो गिर रहे हैं, बट अगर मान लो जैसे ये बॉडी है यहाँ तक अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है, जब वापस गिरेगी तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो वापस आने के लिए 0 ही होगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस कितना आ जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो v स्क्वायर, तो यहाँ से b जो उसका निकल के आएगा फाइनल वेलोसिटी जिस समय वो पृथ्वी से टकराएगा तो 2gh होगा, ठीक है। कितना होगा, 2gh होगा। और ये h को चाहे तो कैपिटल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। और ये आपने पहले ही निकाल चुके हो कितना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, अभी निकलवाया था पीछे पेज पे, तो h का मान ये आया था, तो कितना आ जाएगा 2g, और h का मान आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये कट जाएगा। समझ गया। अब इधर स्क्वायर चल रहा था, रूट चाहे बाद में लगा लेते, या यहीं पे जैसी रूट लगाए तो प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो u स्क्वायर बचाओ, u स्क्वायर को प्लस माइनस, तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस u आया, बट ये कैसा होगा, माइनस में होगा, ठीक है। किस में लेंगे, माइनस, परंतु पिंड नीचे की ओर आ रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये चीज अपने को प्रूफ कर ली कि अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसकी ऊपर जाने के लिए, वापस आते समय उन्हीं पॉइंटों पे सेम वेलोसिटी होती है, केवल डायरेक्शन में अपोजिट होती है, विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। अब करते हैं इस पॉइंट के क्वेश्चंस अपने।
ये काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ बैठिए, इसमें काफी लंबा खींचेंगे, 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, ये जितना भी हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा इसको कि ये कह रहे हैं एक कण, समझिएगा इसको ध्यान से, दिख रहा होगा अच्छे से। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है और कण द्वारा प्राप्त की गई महत्तम कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, तो जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कितने से, 10 मीटर पर सेकंड, तो यू का मान 10 हो गया, ठीक है। जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और जी का मान मेरे भाई कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। आप चाहे तो 9.8 ले लेते, बट क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो इसलिए 10 ले लिया। सिंपल फार्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये हो गया 10, 10 का वर्ग 100, हाफ, जी का मान 10, 2g और h ये आ गया। अब ये आ जाएगा 20 इधर, और 20 से काटेंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। भले हायर कंपटीशंस में ना आए, बट टीजीटी और पीजीटी के लिए, यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी कुछ चीजें जो मैं करा रहा हूँ भले जीआईसी के सिलेबस में नहीं आएंगी, ठीक है, बट वो टीजीटी और जो पीजीटी माध्यमिक वाला है उसके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो वहां बहुत अच्छे से करिएगा। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स दे रखा है, तो डायनामिक्स में क्या लिखा है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, देखो दे रखा है। तो प्रोजेक्टाइल भी है, तो प्रोजेक्टाइल से सीधे दे रखा है, बट आपको चीजें प्रोजेक्टाइल तभी तो समझ आएगा अंडर ग्रेविटी, जब आप बेसिक पढ़े ही नहीं होगे तो सीधे हायर की चीजें कैसे समझ आ जाएंगी आपको। जी पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, तो कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो तो हमको बेसिक से पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें मैं बेसिक से करा रहा हूँ, जो कि टीजीटी में है और पीजीटी के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो एक ही बार में ऐसे करा देता हूँ कि सबका भला हो जाएगा, एक ही बार में टीजीटी और पीजीटी दोनों का, ठीक है। तो चलिए इसके जीआईसी सिलेबस में क्या है एक बार दिखा देते हैं। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ बॉडीज है, उसके बाद रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, उसके बाद टेंजेंशियल, ये उसी में आता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी, ये प्लस उसके बाद स्टैटिक्स के अंदर तो अपने को पूरा पढ़ना ही है, अभी तो हम डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे देखते हैं, तो अभी वहां तक पहुंचने में एक लेक्चर और लगेगा। आज के जो 2 लेक्चर रहे, मतलब 2 घंटे का जो लेक्चर रहेगा उसमें अपना टीजीटी तक का मतलब रहेगा ही रहेगा, बाकी 2 लेक्चर करा चुके वो भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए थे। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो सिंपल है, ये बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। यदि t1 व t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका h का मान ये होगा, प्रक्षेप वेग मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये होगी, मैक्सिमम हाइट ये होगी, और एक पॉइंट जो मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कण का, ठीक है, बिंदु की आधी दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु को g/2 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से पार करेगा, ठीक है। तो ये पूछा गया, किसी कोई पर्टिकुलर बिंदु है उसको इस वेग से पार करेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बहुत ही ध्यान से समझेंगे, पूरा चित्र के द्वारा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। समझिएगा जरा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक कोई कण है, ऐसे समझ लीजिए, चलो इधर हटाओ उसको,
तो एक कोई कण है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, यहां से हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। ये मान लो ये ऐसे पिंड गया यहां तक, जहां पे जाएगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको हमने यहां से किस वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से फेंका है। मान लेते हैं किसी t1 और t2 सेकंड पश्चात इन्होंने बोला था वो h ऊंचाई पे है, h पे है t1 और t2। मान लो ये पॉइंट आपका a था, ये पॉइंट v है और ये पॉइंट c है। तो यहां से यहां तक का जो हाइट है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, h कर लिया, क्योंकि इन्हें बोला t1 सेकंड के पश्चात वो h हाइट पे है। अब सिंपली इसको फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल सबसे पहले क्या है, बॉडी नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है और आपको सबसे पहला मान जो निकालना था वो h का ही निकालना था। देखो सबसे पहला मान किसका निकालना था, h निकालना था, तो सीधे से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहला फार्मूला बना लेते हैं यहाँ पे अपना, h बराबर ut प्लस, अब ऊपर जा रहा है तो हाफ आ जाएगा, वो भी माइनस आ जाएगा, जी टी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे t1 t2 सेकंड दे रखे, जैसे भी किसी इक्वेशन के रूट्स दे रखे होते हैं ना, अल्फा और बीटा, ऐसे यहाँ पे t1 और t2 जो हैं इसके रूट्स समझ लो क्वेश्चन के। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना हो जाएगा 2h और ये 2ut भी हो जाएगा, माइनस का जी टी, एलसीएम लिया उसके बाद 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो जी टी स्क्वायर आ रहा है इसको आगे कर लो, माइनस 2ut और ये प्लस का 2h। अब ये जो इक्वेशन है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। तो इसके लेट कर लेते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन t1 एंड t2, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसी तरह से दे रखे थे। अब t1 और t2 तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा t1 और t2 जो मिल जाएगा इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं इसका सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योगफल। तो t1 प्लस t2, ये सम ऑफ रूट्स आप पढ़े हो क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट और बटे यहाँ t है तो t का कोफिशिएंट और बटे t स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आ गया। माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2u अपॉन जी हो गया अपना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हम क्या निकाल लेते हैं पहले, u हमारा पहले आंसर आ जा रहा है, तो t1 प्लस t2 बराबर आ गया 2u अपॉन जी, ठीक है। तो अब g चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो t1 प्लस t2 और बराबर आ गया 2u, तो u बराबर आ गया हाफ g t1 प्लस t2 विच इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। तो देखो एक इनिशियल वेलोसिटी का क्वेश्चन भी फाइंड करवाया था, प्रक्षेप वेग u इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। तो पहला कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, ठीक है। और ये मिलेगा प्रोडक्ट से, चाहे तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई चल रहा है। तो ये समझ गए होगे कैसे आया। यहीं पे इसी इक्वेशन का ये जो इक्वेशन बनी है यहीं पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है क्या होता है, t1 इंटू t2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मेरे भाई कितनी है 2h अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितना है g। तो h निकालना तो ये चला जाएगा गुणा में, तो g t1 t2 बराबर 2h। तो h इक्वल टू आ जाएगा हाफ g t1 t2, क्लियर है। तो ये आ गया अपना h, पहला प्रूफ ये हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये अपना फर्स्ट प्रूफ आ गया हाफ g t1 t2, क्लियर। अब उसके बाद जो हमें तीसरा ज्ञात करना है, महत्तम ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत ही आसान है महत्तम ऊंचाई का। यहाँ निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट उसका कितना है h है। तो जब मैक्सिमम हाइट करते हैं तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। वही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लगाएंगे। तो फार्मूला होता है अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अब ऊपर जा रही है बॉडी तो माइनस का 2g और मैक्सिमम हाइट को हमने h ले रखा है, तो ये हो जाएगा अपना 0 और u स्क्वायर 2gh। चाहे तो सिंपल अभी जो फार्मूला निकाले ना h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g लगा देते, वैसे ही डायरेक्टली आंसर आ जाता, वो बनना यहाँ से भी वही बनेगा। तो h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, सिंपल समझ लेंगे। अगर वैसे करेंगे ना तो थोड़ी कैलकुलेशन
टफ हो सकती है, या डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, कर लीजिए। तो ये 2g ऐसे ही कर लो, u का मान जो अभी आया था आपके लिए ये आया था, इसका वर्ग करना है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4 जी स्क्वायर, तो 1 बटे 4 जी स्क्वायर, और साथ में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो ये एक जी से एक जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटे 8, 4 दूनी 8, और एक जी बचा है जी, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट, निकल गया आसानी से। तो आप सीधे सीधे ये फार्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g भी लगा सकते थे। तो ये आपका प्रूफ आ गया। देखिए हाँ, 1/8 जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अगला जो कॉन्सेप्ट बचा है वही मेन है, वो निकालना। ये सारे बच्चे रट के घूमते हैं आंसर, ठीक है, ये जो आंसर्स आ रहे हैं रट लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा अटक जाओगे, ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है यार, जब मुझसे पढ़ना है तो सारी चीजें समझ के ही करनी है, रटने का कॉन्सेप्ट निकाल देना दिमाग से, रटने वाला कुछ नहीं है यहाँ। जितना भी पढ़ना है सब आपके सामने प्रूफ करा के पढ़ाएंगे, ठीक है, बस आप एंड तक बने रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फिर समझ लो ये क्या कहना चाह रहे हैं। कण उस बिंदु की आधी दूरी पर, मतलब जो भी हमारी है उसकी आधी दूरी पर होगा, एक बिंदु को, मतलब जो भी टोटल दूरी है उसकी आधी दूरी पर जब किसी पार्टिकल को क्रॉस करेगा तो उस समय इस वेग से क्रॉस करेगा, ये निकालना है। क्या, हाफ जी T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर रूट के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हमें वेग ज्ञात करना है। अब इनिशियल वेग तो हमें पता ही है, फाइनल वेग ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब मैक्सिमम हाइट जो है उसकी आधी हाइट पे होगा तब, ठीक है। तो फार्मूला हमारा सिंपल v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h चलेगा, और h की जगह h नहीं होगा, h/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधी दूरी पे बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ये क्यों होगा, ठीक है, h/2। और ये मैक्सिमम हाइट नहीं, जो केवल हाइट ली थी वो मैक्सिमम हाइट नहीं, जो h था हमारा उसका जो पहले h आया था, ये वाला h आया था। मैक्सिमम हाइट वाला h मत ले लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो h निकाले थे हम शुरुआत में, हाइट कितना, हाफ जी T1 और T2 का, T1 इंटू T2, ये वाला h। स्मॉल ही लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये कह रहे हैं किसी ऊंचाई, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है, इस चीज को समझिएगा। तो v स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ ऊपर जा रही है बट मैक्सिमम ऊंचाई पे नहीं जा रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ये बीच में किसी बिंदु को क्रॉस कर रही है। उस समय अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल ऊपर ही नहीं जाएगा, तो क्रॉस कहाँ से करेगा। तो v स्क्वायर ही हमें निकालना है कि उस पॉइंट पे किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा होगा, ये निकालना है। u का मान आप अभी निकाले थे, ये देखो सामने दिख रहा होगा, u का मान हाफ, यही है ना, हाफ जी T1 प्लस T2 का। अब ये इसके पास स्क्वायर था तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 चाहे तो कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, g बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया g। और h का मान जो आया था वो ये है आपके सामने लिखा हुआ, कितना है, हाफ जी T1 T2, यही है आपके पास। अब आपके पास फार्मूला लग गया, बस इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 1/4 जी स्क्वायर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये g और जी स्क्वायर बटे 2 T1 एंड T2, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करिए, सिंपली होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है, और g/4 कर लो कॉमन। तो जी स्क्वायर बटे जब 4 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, पूरा चला गया कॉमन, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2। अब यहाँ बटे में 2 है, 4 कॉमन किया तो 2 ऊपर गुणा में आ गया होगा, 2 T1 T2। तो ये गया कट इससे, ठीक है। तो क्या बचा, जी स्क्वायर बटे 4 और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये बचा। और इधर आ रहा है v स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी, g तो ऐसे ही रहेगा, बटे में आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा रूट के अंदर T1 स्क्वायर एंड T2 स्क्वायर। समझ में आया। तो ये अपने को प्रूफ करना था, किसी अगर आधी दूरी पे अगर किसी को मतलब क्रॉस करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। आधी दूरी मतलब ये क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, एक बार फिर देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन को अच्छे से। एक क्वेश्चन क्या था,
ये था क्वेश्चन। कण उस बिंदु की आधी दूरी पर, ठीक है, एक कण को g/2 प्रति सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से पार करेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये निकालना था अपने को। बाकी सब निकालिए, प्रारंभिक वेग, ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई और ये चारों निकाल लिए। सब अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। बाकी अभी मेंस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो मेंस के लिए होंगे। ठीक है, अभी केवल प्री के हिसाब से चल रहा है, मेंस के हिसाब से और डिटेल में कराया जाएगा बाद में। तो ये आ गया। अब एक और अच्छा क्वेश्चंस कराते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा अचर वेग से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब एक गुब्बारा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। भूमि छोड़ने के 4.5 सेकंड बाद, मतलब अर्थ से ही छोड़ा है उसको, तो भूमि पे जब हमने उसको छोड़ा है उसके 4.5 सेकंड बाद उसमें धीरे से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी तल पर 7 सेकंड में पहुंचता है। फिर क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा क्वेश्चन में घुमाव आ गया कि एक गुब्बारा अचर वेग से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, भूमि छोड़ने के 4.5 सेकंड बाद उसमें धीरे से, मतलब जो गुब्बारा है, गुब्बारे में से, ठीक है, क्या करा, एक पत्थर छोड़ा गया, वो पृथ्वी तल पर 7 सेकंड में क्या है, पहुंचता है। पत्थर से गिरते समय गुब्बारे का वेग और पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात करो। अब कहानी समझ में आई? क्या है, जैसे गुब्बारा जा रहा है ऊपर की ओर, अब गुब्बारे में हो सकता है कोई इंसान बैठा, किस टाइप का गुब्बारा है उसकी यहाँ पे डिटेल नहीं है, बस जब गुब्बारा पृथ्वी को छोड़ के 4.5 सेकंड बाद जिस ऊंचाई पे था वहां पे से एक पत्थर गिराया गया नीचे की ओर। अब जो पत्थर गिराया गया, ठीक है, वो 7 सेकंड में पृथ्वी तल पे आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि तो पृथ्वी तल पर 7 सेकंड में पहुंचता है, पत्थर से गिराते समय गुब्बारे का वेग और पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं लिख दिया है, एक बार क्लियर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं दिखाता हूँ। क्या लिखा है, एक गुब्बारा अचर वेग से ऊपर चढ़ रहा है, भूमि छोड़ने के 4.5 सेकंड बाद, ठीक है, उसमें से धीरे से छोड़ा गया पत्थर ऐसे लिखा है, छोड़ा गया पत्थर, हाँ ठीक है, पृथ्वी तल पर 7 सेकंड में पहुंचता है। पत्थर गिराते समय, मतलब कहां से, गुब्बारे से, पत्थर गिराते समय लिखा है ना, पत्थर से गिराते समय नहीं, यहाँ पे ये से गलत लिख दिया ना, उसी से पूरा थ्योरी कन्वर्ट हो गया, यही गलत पॉइंट लिख दिया था। पत्थर गिराते समय इन्हें लिख दिया यहाँ पे, पत्थर से गिराते समय, यार लिखवाया था गलत छाप दिया, कोई बात नहीं। पत्थर गिराते समय गुब्बारे का वेग और पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात की, क्योंकि एक भी वर्ड अगर एक्स्ट्रा आ जाता है ना तो पूरा थ्योरी का सेंस ही चेंज कर देता है। वो उससे जो वर्ड आ रहा था वो सेंटेंस नहीं बनने दे रहा था। अब चीजें आप समझिएगा, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब कहानी समझ गए क्वेश्चन की, तो अब देखो क्वेश्चन को डिटेल में कराते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि एक गुब्बारा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। अब किस वेलोसिटी से जा रहा था ये नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ये प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी हो गया गुब्बारे का। ठीक, उसके बाद कितने टाइम के बाद, 4.5 सेकंड के बाद। ध्यान से पढ़ते रहना बस, ठीक है। और कितनी हाइट पे गया होगा वो तो नहीं पता है, मान लेते हैं हाइट उसकी कितनी है, h है। ठीक, अब अपना सिंपल फार्मूला क्या लगाएंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो मान लिया गुब्बारे ने उस समय हाइट जो पता कर पहुंच पाया था 4.5 सेकंड बाद, वो h हाइट पे गया था। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो
u है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और t कितना था 4.5 सेकेंड, हाफ। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, इन्होंने क्या बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अचर वेग, अचर वेग हो या कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही मतलब है। अच्छा ये बताओ, जब वेग कांस्टेंट हो गया और एक्सीलरेशन आप जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब जो त्वरण होता है मेरे भाई, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है अंतिम वेग मतलब इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। अब जब ये बदल ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो गए ना, वो कुछ भी हो, गया भी यू से, उसी समय यू पे ही है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब हाफ, तो जी का मान जीरो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अब टी का मान तो कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब एक जीरो हो गया तो चाहे तो लिख दें, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया फाइनली जीरो, तो ये आ गया यू, मतलब 4.5 यू, क्लियर। तो ये हो गई उसकी हाइट, ठीक है। 4.5 को चाहे तो 9/2 लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिखा रहना जैसे आपकी श्रद्धा, 9/2 यू, जैसा कॉपी में लिखा वैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इक्वेशन 1 बना लिया। क्यों जीरो हुआ ये समझ आ गया, वही मेन था। अब गिरते हुए पत्थर की गति की बात कर लेते हैं। तो जो पत्थर गिर रहा है उसकी गति क्या है, गुब्बारा तो यू वेग से जा रहा है और एंड तक ही यू वेग से गया है, समझ आ रहा है। अब गिरते हुए जो पत्थर की गति पे चर्चा करते हैं। आपको बोला था कि एक पॉइंट पे क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल वापस लौट रहा होता है तो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है, बस क्या होता है डायरेक्शन चेंज। अब गुब्बारे की तो हर जगह वेलोसिटी यू ही है, मान लो जो फाइनल है वही उसकी हर जगह है, ठीक है। तो अब कहानी क्या होगी, जब वो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी माइनस हो गई होगी, क्लियर। उसके बाद एच तो वही एच ही है, क्योंकि उसी हाइट से नीचे गिराया गया है। अब पृथ्वी पे आने पे उसने कितना सेकंड लिया, 7 सेकंड लिया, ठीक है। बस ये हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इस बार ऊपर से नीचे आ रहा है, तो H की जगह H हो जाएगा, U माइनस हो जाएगा, T का मान 7 प्लस हाफ G, और T का मान जो है वो अपना 7 सेकंड है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आ गया 7U माइनस का, एंड ये आ गया 49/2 G, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी जो H का मान ऊपर निकाल चुके थे 9/2, वो यहाँ लगा सकते हो, 9/2 U। अब ये U है और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9/2 प्लस का 7 U कर लो कॉमन, और ये हो गया 49/2 G। तो 7 दूनी 14, और 14 में न जोड़ेंगे ऊपर हो जाएगा 23, तो 23U/2, और ये हो गया 49/2 G, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ चुका है, U इक्वल टू 49/23G, क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, ये U मिल गया, अब आपको निकालनी थी हाइट, और हाइट का मान आपको पहले से ही पता है कि कितना था, 9/2U, 9/2U। तो 9/2 और U का मान आ चुका है 49/23, ठीक है। कटने वाला तो है नहीं है, तो ऊपर गुणा कर लेंगे, तो ये ऊपर गुणा आ जाएगी 441, और बटे में आ जाएगा 23 दूनी 46, और ये इतने सेंटीमीटर, जिसमें दे रखा हो मीटर सेंटीमीटर वो आप लगा देंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक सेकंड और रुकिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद अपने चिकने न समतल पे चलेंगे। क्वेश्चन लिखा है, एक पत्थर कुएं में धीरे से गिराया जाता है और पानी से टकराने की ध्वनि 2.07 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि पत्थर पानी से
ठीक है, 1960 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से टकराए तो ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए। ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला गया है, सिंपल सा। तो ध्वनि का वेग ज्ञात करेंगे भाई, जब बोला गया है तो। अब एक चीज जरा समझने का प्रयास करेंगे कि पहले तो चीजों को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार मैं आपको फिगर से समझाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब चित्र बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बाकी मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक कुआं है, ठीक है, कुआं समझ रहे हो क्या। अब इस कुएं में मान लो ये गिराया गया पत्थर। अब ऊपर से कोई बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी जब नीचे गिरती है तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। यहाँ पे चलो मान लेता हूँ, मैं कुआं बना देता हूँ एक, क्योंकि उस पे दिखाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसमें हमने क्या गिराया, एक पत्थर गिराया। और अगर ऊपर से पत्थर गिराओगे, ऊपर से कोई भी चीज गिराओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो पत्थर गिर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब मान लो कुआं पूरा तो भरा नहीं होगा, मान लो यहां तक उसमें जो है वो पानी है, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो हाइट हो गई, क्योंकि गिरने के बाद थोड़ी ना, जब जमीन सरफेस पे लगेगा तब तक की हाइट चाहिए ये। तो अब ये आके इसमें h ऊंचाई है। जब ये पत्थर आके यहाँ टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, यहां से जो ध्वनि निकलेगी वो वापस जाएगी, जाएगी तभी तो, जब टकराएगा उसके बाद ही तो ध्वनि वापस जाएगी कुएं से। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि ये कि टोटल टाइम दे रखा है। देखो फिर समझो, पत्थर का टकराने, जैसे आपने पत्थर फेंका और जब वापस आपको आवाज सुनाई दी गिरने की, तो क्या दो चीजें हुई। एक तो पत्थर यहां से यहां तक आया वो टाइम, और फिर यहां से जब ध्वनि क्रिएट हुई, भाई जब पत्थर यहाँ लगेगा पानी में तो ध्वनि निकलेगी यहाँ से। जो ध्वनि निकली है यहाँ से, वो यहाँ तक पहले आई होगी ना चल के, तब जाके कानों में सुनाई पड़ी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक पत्थर के आने का टाइम प्लस यहाँ से ध्वनि के वापस जाने का टाइम, दोनों मिला के आपको 2.07 सेकंड का समय दे रखा है। ये वो टाइम है जिसमें दोनों टाइम इंक्लूड है, पत्थर का पानी से लगना, ठीक है, और फिर पानी से ध्वनि का कानों तक पहुंचना। चीजें क्लियर है। अब समझिएगा इसको ध्यान से, समझाता हूं आपको। तो मान लेते हैं, इसी से थोड़ी थ्योरी बता देते हैं कि मान लो कुएं की गहराई कितनी है, h है, जो अभी हमने यहाँ पे कंसीडर करी है। कुएं की गहराई को कितना मान लिया, h मान लिया, ठीक है, दोनों चीजें दिख रही होंगी। उसके बाद गिरने पर t1 सेकंड बाद पत्थर पानी से टकराता है। मान लो गिरने के t1 सेकंड बाद जो पत्थर है वो गिरने के t1 सेकंड बाद पानी से टकराता है, और ध्वनि को कुएं के शिखर तक आने में t2 सेकंड लगते हैं। अब दोनों चीजें आप समझ में आ गई। तो t1 समय मेरे भाई किसका है, पत्थर के टकराने का, और t2 समय है ध्वनि के वापस आने का। तो ये मिला के टोटल टाइम दे रखा है 2.07। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब t1 प्लस t2 आपको एक चीज मिल गई। अब u कितना होगा, 0, समझ रहे हैं आप। और v कितना है, ये इन्होंने बोल रखा है, पानी से टकराते समय जो वेग है उसका मेरे भाई, वो कितना है, 1960 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब सीजीएस सिस्टम में चाहिए, तो 1960 सेंटीमीटर पर सेकंड ये उसका टकराते समय वेग है। और जी का मान भी इन्होंने खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास u पता है, b पता है, g पता है, और t1 प्लस t2 पता है, ठीक है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, हाइट आपको h पता है, h को हमने कैपिटल H कंसीडर कर लिया। सिंपली सबसे पहले हम जो फार्मूला लगाएंगे, अब क्वेश्चन की क्लियरिटी समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब b कितना दिया, 1960 स्क्वायर हो गया, u 0 हो जाएगा, प्लस का 2, g का मान 980, और h हमारा कैपिटल H हो गया, ठीक है। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये भी मेरे भाई 1960 हो जाएगा, और ये h, तो एक इससे पावर कट जाएगी, तो h बराबर सीधे सीधे 1960 सेंटीमीटर आ चुका है। पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद अब हमें जो पहला टाइम है वो निकाल लेते हैं, पहला वाला कि वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v बराबर u प्लस क्या होगी मेरे भाई, gt,
ठीक है, b बराबर u प्लस जी टी। अब T1 लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमारे सिर्फ पत्थर टकराने तक का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेग हमें कितना दे रखा है 1960, ऊपर से गिरा 0, और g का मान हमें पता ही है, इन्होंने 980, और यहाँ पे T1। अब 980 से जब ये कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो T1 का टाइम मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात पत्थर के गिरने का टाइम सिर्फ 2 सेकेंड है, सॉरी 2 सेकेंड है। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो 0.2 सेकेंड था, उसमें पॉइंट जो 07 है वो ध्वनि के वापस आने का। ध्वनि तो बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है, तो T1 ये आ गया। जबकि आप अभी पढ़े थे कि T1 प्लस T2 कितना है 2.07। अब इसमें T1 का मान अगर 2 आ गया तो T2 का मान निकाल सकते हैं आसानी से, 0.07, इतने सेकंड आ गया। क्लियर है। अब सिंपली निकाल लेंगे क्या, दूरी। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में यही तो दे रखा था, ध्वनि का वेग ज्ञात करो। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग मतलब यही चाल। वेग भी लिख सकते हो, चाल भी लिख सकते हो, चाल को आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो वेलोसिटी इनटू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, अब यहाँ पे अगर वैसे जाओगे तो फिर चीजें सब गलत होने लगेंगी। तो इसलिए भाई दूरी को आपको क्या करना है, दूरी को क्या करना है, समय से भाग कर देना है। तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी वो देख लेंगे। 1960 दूरी कितनी कवर कर रहा था पत्थर, भाई जितनी पत्थर गिरने की दूरी थी, एच कितना निकल के आया था 1960 सेंटीमीटर, तो 1960 हो गया। समय कितना था, इसने कितना लिया है ध्वनि ने, 0.07। अब ये आ गया 1960, 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, बटे में आ गया 7। अब इसको कर लेंगे भाग। ठीक है, जब भाग करोगे तो 9 दूनी 18, सॉरी 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56, 3 जीरो बचा है, 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। अब ये वेलोसिटी है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया होगा, ये ध्वनि की क्या है, चाल आ गई। ठीक है, ध्वनि की चाल। हम मीटर पर सेकंड निकालना है, तो 100 से भाग कर दिए, 280 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी में कि एक पत्थर गिराया, पत्थर फिर वापस ध्वनि आने का समय। ठीक है, ध्वनि या तो मान लो ऐसे पूछ सकते हैं कि पत्थर कितने सेकंड में नीचे गिरा, टोटल अगर ध्वनि का दे रखा है, ध्वनि की स्पीड दे रखी है तो दूरी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। समझ आ गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट भी इसी में पढ़ा देते हैं, नए लेक्चर में दूसरा उठा लेंगे, क्योंकि अगर छोटा लेक्चर 1 घंटे का हुआ, कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर होना चाहिए। तो क्या करना है, चिकने नत समतल पर गति, मोशन अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब इस पे पूरी कहानी को समझना है। मैं देखो पहले फिगर से आपको पूरा समझाता हूँ। ठीक है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज इसमें एक और पढ़ाएंगे आगे, 2 कॉन्सेप्ट आज ही कवर करवा देते हैं पूरे। तो ये क्या है, ये तो चीजें सपोर्ट के लिए बनाई गई, मेन है आपका ऐसा कोई समतल है जो तिरछा झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। मतलब इस तरह से कोई एक समतल है। जैसे क्या होता है, अपने घर बनवाते हैं तो घर के बाहर जो सीढ़ियां लगाते हैं ऊपर बाइक ले जाने के लिए या कुछ भी, तो घुमावदार ऐसे करके रखते हैं इसको, ऐसे थोड़ा तिरछा, तो वही है इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इस तरह से बना हुआ है, समझ गए। अब हुआ क्या है कि कोई हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो इंक्लाइंड प्लेन ए बी। ध्यान से समझिएगा पूरी चीजों को, ये मेन फिगर है। मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल हमने यहाँ से नीचे की तरफ रखा, तो वो क्या होगा, घूमते हुए लुढ़कते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। अब कहानी क्या है, मान लो आते समय किसी यहाँ पे इस पिंड पे ये पत्थर यहाँ पे आ गया, तो इसका जो वेट होगा या जो जी होगा वो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम करता है। जी वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये जो जी है हमारा, अब एक चीज जो है यहां से एंगल मान लेते हैं, ये अल्फा एंगल पे हमारा क्या है, इंक्लाइंड था। अगर ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड था तो ये कितना होगा मेरे भाई, 90 होगा।
ये तो पता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, होगा नहीं होगा। तो दो चीज है, एक ये इसके अलोंग हो गया और ये एक इसके डायरेक्ट। कोई भी चीज जब हम कंपोनेंट निकालते हैं, यहाँ बता देता हूँ एक बार, जैसे ये है मान लो, तो ये कोई पार्टिकल इस तरह से मान लो मोशन कर रहा है और ये आपका एंगल है। तो अगर ये अल्फा है तो ऊपर वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। डायरेक्ट समझ ले, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा या घटक होगा वो u cos अल्फा होगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u cos 90 माइनस अल्फा होगा। और cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है मेरे भाई, साइन अल्फा। तो इसीलिए होता हमेशा cos के साथ ही है, बट वो 90 माइनस के साथ चेंज होने के बाद ये आ जाता है। अगर यही एंगल मैं ऊपर से अल्फा ले लूं और नीचे से 90 माइनस अल्फा ले लूं तो ये साइन में हो जाएगा। तो ये कभी भी रटिएगा मत कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट होता है वो u cos अल्फा होता है, ऐसा जरूरी नहीं, एंगल पे डिपेंड करता है, cos के साथ रहता है हमेशा। अगर एंगल बदल गया 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये साइन हो जाता। तो वही चीज यहाँ पे, अगर ये 90 माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, u cos 90 माइनस अल्फा, और जो कि क्या बन जाएगा हमारा u साइन अल्फा। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, u साइन अल्फा। समझ रहे होगे, इस चीज को थोड़ा जूम कर देते हैं, u साइन अल्फा। अब इस चीज को समझिए, ये तो इसके अलोंग हो गया। अब इसके वर्टिकल, वर्टिकल इस तरफ से होगा, ये हो गया वर्टिकल। अब यहाँ पे खुद समझिएगा, तो ये पूरा एंगल 90 होगा और 90 में से 90 माइनस अल्फा बन चुका, तो ये वाला जो बचा होगा ये कितना होगा, अल्फा, और ये अल्फा होगा। तो इस g का इस डायरेक्शन में, सॉरी u नहीं, यहाँ g पे चल रहा है तो ये g, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, g cos अल्फा। अब समझ गए, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया g cos अल्फा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया वो g sin अल्फा। क्लियर है इतना, बस यही समझना था, बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो ए बी क्या बोलेंगे, ए बी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। स्मूथ का मतलब गड्डी गड्ढा नहीं है बीच में, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा, एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज से, तो हॉरिजेंटल एंगल कितना है, अल्फा, और ए बी कैसा, इंक्लाइंड प्लेन। तो अब दो चीजें जरा समझने का प्रयास करिएगा। तो हमारा जो जी साइन अल्फा बना, ये कैसा हो गया हमारा, जी साइन अल्फा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, मैक्सिमम झुका हो गया। सेकंड जो जी कॉस अल्फा है वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ये दो चीजें। अब जो हमारे फार्मूले हैं वो सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, जो आपने पीछे पढ़ा, देखो पहला v बराबर u प्लस जी टी पढ़े थे, अब ये बदल के क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी साइन अल्फा, क्योंकि अलोंग वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला पढ़े थे आप, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बदल के हो जाएगा ये इस बार लंबाई पे चलेगा, क्योंकि ऊंचाई तो होगी नहीं है, तो ये इस बार h को हम l ले लेते हैं, ठीक है, लंबाई लेंथ। तो u t प्लस का हाफ g साइन अल्फा एंड टी स्क्वायर, क्योंकि हम इसके अलोंग चल रहे हैं ना, तो इसके अलोंग यही चलेगा, g साइन अल्फा, ठीक है। तीसरा जो पढ़े थे आप, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh, ये पढ़े थे, ओ सॉरी, अच्छा दिख रहा था, ठीक है, जूम कर रखा था, ठीक। तो ये पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या होगा अपना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2g की जगह g साइन अल्फा और h की जगह आ जाएगा l। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। किसी पर्टिकुलर सेकंड में जो हम दूरी का फार्मूला पढ़ते थे, एच टी बराबर यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। तो सिंपल हुआ क्या, अभी बता देता हूँ, u प्लस हाफ जी साइन अल्फा 2t माइनस 1, अर्थात जो g था वो कन्वर्ट होके g साइन अल्फा हो गया और जो h था वो कन्वर्ट होके l हो गया, क्योंकि ए बी जो हमारा है, ए बी की जो लेंथ है वो हमने l कंसीडर कर रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी वो कितना मान रखे, एल मान रखे हैं। समझ आ गया होगा इतना, क्लियर है। आगे देखते हैं ये चीज है अब इसी पे, ठीक है। अब प्रश्न में क्या लिखा, यदि प्रश्न में नत समतल की लंबाई और ऊंचाई दी हो तब साइन अल्फा का मान सीधे निकाल सकते हो, क्योंकि साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। अब आपको ये मान लो, ये क्या हो गया,
लंब और ये हो गया कर्ण। तो साइन अल्फा का मान यहाँ से सीधे बन जाएगा ना, कितना, BC बटे AB। तो वही बोला है नत समतल मतलब इंक्लाइंड प्लेन में आपको किसकी, नत समतल मतलब ये AB की लंबाई और इसकी क्या दे रखी हो, ऊंचाई। तो वही लिखा है लंबाई एंड ऊंचाई दी हो तब साइन अल्फा बराबर ऊंचाई बटे लंबाई BC बटे ये। याद नहीं करना है, साइन आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, क्या होता है हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो वही फार्मूला लगा दिए सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ आ गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, फिलहाल मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया। एक इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा ही है, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। तो क्या लिखा है, एक कण दी हुई ऊंचाई के चिकने नत समतल पर फिसलता है। सेम कहानी है, चिकने नत समतल पर फिसलता है। सिद्ध कीजिए कि नीचे तक पहुंचने का समय तल के ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बनाए गए कोण के सेक के अनुपाती होता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। ये कह रहे हैं जो पिंड नीचे खिसक रहा है, ठीक है, उसका नीचे खिसकने तक का जो समय होगा, ठीक है, पहुंचने तक का समय, जो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है यहाँ पे अल्फा, उसके सेक के समान पर, अर्थात T इक्वल टू, ठीक है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक अल्फा। T जो होगा सेक अल्फा के डायरेक्टली समानुपाती होगा। ये चीज हमें प्रूफ करना है। अब चलिए करा देते हैं, यहीं पे बना देते हैं, इधर बना लेते हैं फिगर। फिर दोबारा इस बार इन्होंने थोड़ी कहानी में चेंजेस ला दिया। क्या चेंजेस हुआ, इस बार ये वाला एंगल अल्फा हो गया। जब ये अल्फा हो गया मेरे भाई, तो ये तो 90 होगा, तो ये बनेगा इस बार 90 माइनस अल्फा। तो थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब मान लो हमारा कोई पार्टिकल यहाँ से चला, तो जहां जब चलता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। वेलोसिटी क्या होती है, 0। अभी चित्र समझिएगा। अब मान लो इस पॉइंट पे आके उसकी चीजें निकाल लें, तो इसका वर्टिकल ये G हमेशा डाउनवर्ड दिशा में काम करता है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये बनेगा इस बार अल्फा। अल्फा बनेगा, जब ये अल्फा बनेगा तो ये बन जाएगा G cos अल्फा। तो जहां जहां अभी साइन अल्फा आ रहा था वहां पे आ जाएगा cos अल्फा। तो यही होता है, जो रटते हैं ना उनके साथ में दिक्कत हो जाती है। उन्हें रट रखा है कि भाई ये तो हमारा G cos अल्फा होगा, G sin अल्फा होगा पीछे वाले चित्र के अकॉर्डिंग, बट वहां पे हम यहाँ अल्फा लिए थे और यहाँ 90 माइनस अल्फा हुआ था। तो इस वजह से ये तो ये हो गया। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अब ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो इस बार ये बन जाएगा G sin अल्फा। तो हर चीज चेंज हो जाएगी, जहां पे G sin अल्फा चल रहा था वहां पे G cos अल्फा आ जाएगा। सिंपली समझ में आ गया, ये कहानी थी। अब ये जो कोण बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम होगा उसके सेक के समानुपाती होगा, ठीक है। अब ये चीज हमने दिखा दी कि AC, जो AC है ये ऊंचाई को हम यहाँ पे H ले लिए हैं, A जो नाम माने वो रख देते हैं B और C। तो AC को यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं H, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको ले लेते हैं T। तो AB बराबर सीधे सेक का फार्मूला ही लगा दो। तो सेक अल्फा क्या होता है मेरे भाई, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस AB, और आधार हो जाएगा मेरे भाई कितना, अच्छा एंगल सॉरी यहाँ बन रहा था, जब ये एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है। पर हाइपोटेनियस सेम रहता है तो AB बटे में AC आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मत आधार कर लेना, एंगल इसकी बात हो रही है। तो जब इस एंगल की बात हो रही है, एक सेकंड मेरे भाई, तो इस एंगल की बात हो रही है तो सेक, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम क्या मान लिए, अब ये H मान लिए हैं, तो AB बटे में कितना आ गया, H। तो AB इक्वल टू आ गया H सेक अल्फा, क्लियर है इतना। इसको यहीं पे छोड़िए, अब लगा लो फार्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी इधर वाले पे जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूरी कितना चला है ये तो हमें पता चल गया, H सेक अल्फा, सॉरी इधर नहीं, चल इधर ही रहे हैं, वो नहीं, वो आप G ही लगा लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
अब ए इसलिए लगा दिया, एक्सीलरेशन को बदल के, अब जी की जगह बदल के जी कॉस अल्फा लगाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए ए लगा दिया। अच्छा तो चलो जी लगा लो, जो आपकी मर्जी। तो जी, अब जी की जगह बदल के जी कॉस अल्फा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यू आ गया भाई, अब यू ऊपर से बॉडी गिर रही है तो 0, टी ऐसे ही आ जाएगा। हाफ जी, जी की जगह जी कॉस अल्फा होगा, इस बार साइन अल्फा नहीं होगा। पीछे जो हम सूत्र में सारे सब में साइन 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 अल्फा लिखाए थे, इस बार कॉस अल्फा चलेगा। इनटू में क्या आ जाएगा मेरे भाई, टी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एच सेक अल्फा, और ये ऐसे ही रहेगा, हाफ जी, अब टी की जगह चाहे तो इन्हें कैपिटल टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर और ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब ये भी कॉस इधर से इधर आएगा तो ये भी सेक बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है वो सब एक साइड कर लेते हैं। ये एच है ही हमारा इधर, तो एच इधर ही रहने दो। ये 2 बटे में ऊपर आ गया, टी टी तो निकालना ही है, ठीक है। और क्या बचा, जी जी आ जाएगा नीचे। अब क्या आ गया अपना, इधर आ गया टी स्क्वायर। अब ये बताओ, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो टी इक्वल टू आ जाएगा √2h अपॉन जी, और आ गया सेक अल्फा, विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, सेक अल्फा, अर्थात जो हमारा टाइम है वो कितना आ गया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक अल्फा। यही हमसे प्रूफ करवा रहा था कि जो टाइम होगा किसी पार्टिकल का, टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होगा वो ऊपर वाले एंगल के सेक अल्फा के समानुपाती होता है। समझ आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और करा देते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखिए इस क्वेश्चन को करा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से खींची हुई किसी भी चिकनी जीवा पर किसी कण के फिसलने का समय अचर होता है। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन फिर समझिएगा, ये एक फार्मूला प्रूफ करा रहे हैं। पहले फार्मूला कैसे निकलता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रूफ कराएंगे। जैसे मान लो ये क्या वृत्त है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर मतलब सबसे उच्चतम बिंदु है, मतलब किसी वृत्त का जो सबसे टॉप वाला बिंदु है, वहां से अगर हम कोई भी जीवा खींचे, चाहे सीधी खींचे, इधर खींचे, उधर खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये जीवा हमने कोई खींच दी। अब इस जीवा के सहारे अगर कोई पार्टिकल आता है, ठीक है, लिखा है ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से खींची हुई किसी भी चिकनी जीवा पर किसी कण के फिसलने का समय जो होता है अचर होता है। अब यहाँ से जो वृत्त फिसलेगा, मतलब पार्टिकल फिसलेगा, इसके सहारे जो वो टाइम लेगा, ठीक है, फिसलने का समय अचर होता है। मतलब टी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो ऐसे फिसले या ऐसे फिसले या सीधे फिसल के आए या ऐसे फिसल के आए या ऐसे, कहीं भी फिसले, अगर उच्चतम बिंदु से किसी भी रास्ते से वो आ रहा है तो टाइम क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, यहाँ पे देखो थोड़ा कम झुका हुआ धीरे धीरे आएगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा झुका बिल्कुल सीधा आ जाएगा। दूरी बढ़ रही है बट स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ दूरी सबसे ज्यादा बढ़ी क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। तो दूरी बढ़ी बट सीधा हो गया तो बहुत स्पीड से आ जाएगा। तो क्या हुआ कि दूरी तो बढ़ रही है जीवाओं की, बट क्या हो रहा है, जीवा का वो प्लेन सीधा हो रहा है। सीधे होने के साथ साथ समय कांस्टेंट हो जा रहा है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रूफ बहुत आसान पे मैं इसको करके दिखा देते हैं। एक प्रूफ कराते हैं और फिर उसी पे हम क्या करवा देते हैं, इसको एक क्वेश्चन करवा देते हैं जो अभी आया हुआ है। अब समझो ये हो गया हमारा एक वृत्त, सर्किल। अब इस सर्किल का, ठीक है, मान लिया ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है और यहां से हमने ये कोई कोड मतलब इसकी जीवा खींच ली। क्लियर। उसके बाद ये इसका क्या है, कोई एक वर्टिकल डायमीटर है और ये इसका सेंटर हमने डी ले लिया। सेंटर कोई भी है, डिस्टेंस डी ले ली उसकी डायमीटर की, ठीक है, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया। अब ये मान लो एंगल कितना है, थीटा। और आपको पता है अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल बनेगा, और सेमी सर्किल जो होता है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री कोण। आपने पढ़ा होगा कि लघु वृत्त, सॉरी, जो सेमी सर्किल में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अर्ध बना
जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, या सेमी सर्किल में जितने भी एंगल हम बनाते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से देख लो, जैसे ये वृत्त यहाँ से चाहे ये बनाइए 90, चाहे इधर बनाइए 90, ये बट दोनों पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे, तो ये तो बन गया 90 डिग्री। अब ये क्या है, मान लो ये पार्टिकल फिसलते हुए आ रहा है, यहाँ पे है तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ जी लगेगा। थोड़ा नीचे ज्यादा इसलिए दिखा दिया जिससे कि चित्र में समझ आ जाए। तो अब ये एंगल थीटा है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कोई भी जितनी भी पैरेलल लाइन है, अगर इनको एक लाइन कट करती तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल जितने भी बनेंगे वो सब बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये क्या था, जी, और जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा मेरे भाई जी कॉस थीटा। समझ में आ गया, जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब ये जी है तो जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। बस इतना ही चाहिए था, बाकी सब हो गया। अब बस इतना समझ आ गया तो क्लियर है। अब जो ए से डी तक है उसकी डिस्टेंस को मान लो हमने एक्स कंसीडर कर लिया, और ए बी जो डायमीटर है उसकी डिस्टेंस को डी मान लिया, तो यहीं से निकाल लो कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी करिए, समझ गए। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर एंगल ये है तो बेस तो ए बी हो जाएगा ना, सॉरी 90 के सामने तो हाइपोटेनियस हो गया, एंगल ये है तो बेस हो जाएगा ए डी। तो बेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए डी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर है। अब ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका d, तो यहां से आपने x इक्वल टू निकाल लिया d cos थीटा। अरे सॉरी, जूम था थोड़ा, यहां से देख लो, फिर से बता देते हैं एक बार। तो ये तो हमने कंसीडर कर लिया है तो क्लियर है, cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा ये 90 बन रहा तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण होता है नीचे, और अगर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और ये हो जाएगा बेस, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लगा दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये एक्स है एडी और ये बेस। क्लियर। अब इसका एक्सीलरेशन जब निकालेंगे, एक्सीलरेशन कौन सा निकालेंगे, ये निकालेंगे ना, तो ये कितना है जी कॉस थीटा, तो जी कॉस थीटा। क्लियर। अब अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है मेरे भाई। टाइम ही तो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। तो ये एस कितनी दूरी कवर कर रहा है, ए से डी तक ही तो आ रहा है, यहां से यहां तक फिसल के आ रहा है, तो एडी, तो दूरी कितनी है अपने पास एडी, और एडी का मान एक्स अभी लगाएंगे। जब फ्रीली अगर यहाँ से गिरता है तो हमें कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरे भाई, जीरो। हाफ जी की जगह कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और टी की जगह हो जाएगा अपना वही टाइम ही, और ये वैल्यू है एक्स, तो हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। क्लियर। ये चला जाएगा ऊपर और जी आ जाएगा नीचे, और साथ में कॉस थीटा भी आ जाएगा नीचे, इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी का मान आ जाएगा ना गुरु, वो कितना आ जाएगा, 2x जी कॉस थीटा, ये, और x तो कुछ भी हो सकता है, हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरे भाई कितना है, डी कॉस थीटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और नीचे आ रहा है अपना जी कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आ गया 2d अपॉन जी। इसका मतलब हमारे पास जो फिसलने का टाइम होता है वो क्या होता है, डायमीटर का डबल अपॉन में जी। अब कोई भी पार्टिकल हो, कहीं से भी वृत्त में फिसले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा 2d अपॉन जी। डी फॉर डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। समझ गए। तो ये कहानी थी। अब इसी पे क्वेश्चन करा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला इसी का जस्ट अपोजिट नहीं है। किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त के उन सभी जीवाओं पर जो वृत्त के निम्नतम बिंदुओं पर मिलती हैं, किसी कण का के फिसलने का समय अचर होता है, वो तो बता दिया अभी। ठीक है। अब अगर मान लो अगर इधर से इधर आएगा तो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आंसर वही आना है, टी इक्वल टू 2d अपॉन जी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित किसी वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास AB के साथ, AB है, AB पर थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। AB पर थीटा कोण पर झुका हुआ कोई व्यास, अब कोई होना चाहिए यार, कोई व्यास PQ
ठीक है। यदि पी क्यू के फिसलने का समय ए बी पर फिसलने के समय का दुगना हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन पहले मैं आपको ध्यान से और शांति से समझाता हूं कि क्या कहानी है, ठीक है, उसको समझ लो पहले, यही समझा देते हैं, इतने में आ जाएगा। तो पहले कहानी क्या है, एक सर्किल है और इसमें क्या है, एक वृत्त है, इसका टॉप मैक्सिमम पॉइंट ये है और ये इसका व्यास है ए बी। क्वेश्चन को समझिएगा, सबसे पहले यही बोला इन्होंने, बोला ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित किसी वृत्त का व्यास ए बी है, तो वृत्त का व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास ए बी है, ठीक है। अब कह रहे इस पर थीटा कोण पर झुका हुआ, इस पे कोई थीटा कोण पर झुका हुआ दूसरा व्यास है, ठीक है। अब व्यास है तो वो केंद्र से ही जाएगा, अगर व्यास नहीं होता तो कहीं से भी चला जाता, जब व्यास है तो वो केंद्र से ही जाएगा। वो क्या व्यास है, उसका नाम है पी क्यू, और वो कितने कोण पे झुका हुआ, थीटा पे, चाहे इधर से थीटा ले लो या इधर से, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, समझ गया। अब ये कह रहे हैं कि यदि पी क्यू पर फिसलने का समय ए बी पर फिसलने के समय का दुगना है, अगर जो पी क्यू पे फिसल रहा है इस पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट नीचे आएगा, समझ रहे हो, इस बार ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता तब सब बराबर आते हैं, अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट थोड़ी ना है पी, तो पी से क्यू तक जो आएगा पॉइंट वो धीरे धीरे आएगा क्योंकि कम झुका हुआ है, और जो ए बी पे आएगा वो डायरेक्ट आएगा। तो पी क्यू पे जो समय है, पी से क्यू तक आने का जो समय है, अगर मान लो ऐसे, मान लो ए से बी तक का समय अगर टी है तो पी से क्यू तक के आने का समय 2t है, मतलब उसका डबल है। समझ में आया क्वेश्चन, ये कह रहे हैं अगर है तो ये एंगल क्या होगा, किस एंगल पे झुका होगा वो ज्ञात करना है। अब निकाल लेते हैं फटाक से। अब मान लो इस पे जो आ रहा है तो वो जी, सीधे सीधे उसको जी मान लिया, ठीक है। अब इस जी का इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। बस दो चीजें चाहिए थी, बाकी सब कुछ निकल जाएगा। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी पर फिसलने की कहानी। जब ए बी पे फिसलेगा तब कहानी क्या होगी उस चीज को देख लेते हैं, और मान लेते हैं उस समय फिसलने में समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है तब। और पी क्यू पे, तब पी क्यू पर जो फिसलने का समय होगा वो कितना होगा, 2t हो जाएगा, समझ गए। अब पी क्यू के अलोंग निकाल लो, तो पी क्यू के अलोंग जी की जगह कितना है, जी कॉस थीटा। तो पी क्यू के अलोंग जो हमारा एक्सेलरेशन है मेरे भाई वो कितना है, जी कॉस थीटा। और इस पे तो सीधे सीधे है, ए बी पे तो डायरेक्टली जी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सीधा ही आ रहा है। और ए बी पे हमारा एक्सीलरेशन कितना है, जी, और टाइम कितना है, टी। पी क्यू पे टाइम है 2t और एक्सीलरेशन है 2 cos थीटा। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। अब हम ए बी के लिए निकाल लें। अब हमें पता है यार, जब ऊपर से कोई फ्री फॉलिंग बॉडी होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाफ। अब ये है अपना g, और g की जगह हमारा g ही रहेगा। समझ रहे क्यों g रहेगा, क्योंकि सीधा सीधा आ रहा है। और t की जगह तो हमारा t है, तो ए बी का मान आ गया मेरे भाई हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका। अब अगर हम यही काम पी क्यू, इसी में पी क्यू के लिए निकालें, चाहे अलग से निकाल लेना, फिर से फार्मूला लिखना, फिर एच की जगह पी क्यू, या यही लिखना 1, फिर हम लिखना पुटिंग 1 फॉर पी क्यू। तो ये पी क्यू, यू तो वो 0 होगा हाफ, बट जी की जगह है भाई जी कॉस थीटा, और टी की जगह है हमारा 2t। तो ये बदल के हो जाएगा हाफ जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अपना कितना हो गया, अच्छा काटिएगा मत, या चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी वो उसका डबल तो कर ही दिए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, काटो मत, ऐसे ही रहने दो, काटो मत, तभी वो दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या, पी क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी बराबर पी क्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों व्यास हैं, दोनों व्यास हैं, व्यास बदल थोड़ी ना जाएंगे, एक वृत्त के कितने भी व्यास खींचो लंबाई बराबर हुई होगी। तो ए बी का मान आया था हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका मान आया हाफ जी कॉस थीटा इंटू 4t स्क्वायर। क्यों नहीं काटा, क्योंकि वो इधर से इधर काट देंगे सीधे, ठीक है। तो और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी चला जाएगा, तो क्या बचा, 4 बचा, वो इधर आ जाएगा 1/4 बराबर आ गया कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स
ठीक है, 1/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक यूथ में आया हुआ है, वहां पे वो आंसर गलत दे रखा है उस क्वेश्चन का, आप निकाल लीजिएगा उसको इसी मेथड से। ठीक है, इसी मेथड से निकाल लो, दोनों को बराबर कर देना। बस करना कितना है, ध्यान रखना है, एंगल यहाँ रखना, जितना टाइम दे रखा, सिंपली ऐसे किया करो। सिंपली क्या आ जाएगा, जैसे ए बी बराबर पी क्यू किया हमने, तो ए बी सेम वाला है, तो ये तो हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा, इधर भी होगा हाफ जी, और एंगल जो माने थे वो रख देना, कॉस जी कॉस थीटा, और टाइम जितना है बस उसी को बदलना, जैसे मान लो 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, वही यहाँ पे वर्क करके रख देना है। ठीक है, जैसे 2 गुना था तो वर्क करके ऐसे कर देते, बस यहीं से निकल जाए। इसी लाइन को बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ इस लाइन को याद रखिए, एक लाइन से आपका क्वेश्चन निकलेगा, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ तक मैंने आज करा दिया है। ठीक है, उसके बाद कल कराएंगे लॉ ऑफ मोशन, तो कल लॉ ऑफ मोशन फिनिश करा देंगे पूरा, और इसी में आपका ठीक है फ्रिक्शनल वाला भी करा देंगे, थोड़ा सा फ्रिक्शन। उसके बाद फिर चलेगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल बड़ा है, लगभग 2-2.5 घंटे का है, एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे, और उसके आगे वाले वही 1 से 2 लेक्चर में खत्म। अब चल रहा है ये सप्ताह आपका, खत्म कर देंगे इस हफ्ते में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।